हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान को सही मुहावरे से भरें। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान को सही मुहावरे से भरना है। तो क्या है कि मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग, यहाँ पे खाली स्थान है, गया है। तो हमको यहाँ पे भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन है हमारा आसमान से उतर, ऑप्शन बी है आसमान से चढ़, आसमान पर चढ़, और ऑप्शन डी आसमान से गिर, और ऑप्शन डी आकाश में सवार हो। तो मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग क्या हो गया? आसमान पर चढ़ गया। ठीक, मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग आसमान पर चढ़ गया। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे होगा आसमान पर चढ़ गया है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन बताना है, क्या होगा? तो लंबे केसों वाली नारी, लंबे केसों वाली नारी, इसका हमको एक शब्द बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है केसिनी, ऑप्शन बी है दीर्घ केसी, ऑप्शन सी है लूजमती, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लंबे केसों वाली नारी को हम क्या कहते हैं? तो इसके लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए होगा केसिनी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द होगा। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अनाभाव, ऑप्शन बी है अभाव, ऑप्शन बी है अनेका भाव, और ऑप्शन डी है तिरोभाव। तो अविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? तो अविर्भाव शब्द का विलोम होगा तिरोभाव। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कर्ता मैं एक वचन का बहुवचन है। ठीक है, हमको बताना है कि जो कर्ता है मैं क्या है? एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या होता है? मैं का बहुवचन क्या होता है वो बताना है। तो ऑप्शन है मुझे, ऑप्शन बी है मेरे लिए, ऑप्शन सी है हमारा, और ऑप्शन डी है हम। तो मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन होता है हम। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो क्या है कि जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए भंडारा, ऑप्शन बी है लंगर, ऑप्शन सी है खुराक, और ऑप्शन डी है राशन। तो जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा लंगर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है इनमें से तत्सम है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें तत्सम कौन सा है। तो ऑप्शन में है पीपल, ऑप्शन बी है पोखर, ऑप्शन सी है पकवानन, और ऑप्शन डी है पाक। तो इसमें तत्सम हमको बताना है। तो तत्सम क्या होगा? तो इसमें तत्सम होगा पकवानन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? तत्सम पकवानन होगा। अगला है बाल समय, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो, क्या है? इसमें हमको बताना है इसमें कौन सा छंद है। तो ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है उल्लाला, ऑप्शन बी है गीतिका, ऑप्शन सी है चौपाई, और ऑप्शन डी है छप्पा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें क्या है? इसमें कौन सा छंद है हमको बताना है। तो कौन सा छंद होगा इसमें? तो इसमें चौपाई होगा। ठीक है, चौपाई होगा। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चौपाई क्या है? तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है कि इसमें इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है? 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उपसर्ग रहित शब्द है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें उपसर्ग रहित शब्द है। तो ऑप्शन ए सुरेश, ऑप्शन बी है सुयोग, ऑप्शन सी है अत्यधिक, और ऑप्शन डी है विदेश। तो इसमें हमको बताना है कि उपसर्ग रहित कौन शब्द है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो सुरेश क्या है? ये उपसर्ग रहित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है मनौती में कौन सा प्रत्यय है? मनौती में कौन सा प्रत्यय हमको बताना है। तो ऑप्शन है औती, ऑप्शन बी है ती, ऑप्शन सी है आती, और ऑप्शन डी है ई। तो मनौती, मनौती में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें होगा
औती प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें क्या होता है, मना प्लस औती। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय हो गया हमारा, प्रत्यय औती हमारा क्या होगा, प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला है राजपुरुष में समास होगा। राजपुरुष में समास होगा हमारा, बताना है कौन सा समास होगा। तो ऑप्शन ए कर्मधारय है, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो राजपुरुष में कौन सा समास होगा, तो राजपुरुष का हम अगर समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा राजपुरुष का राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। तो इस कौन सा समास हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगर निम्नलिखित में से कौन भिन्नार्थ नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भिन्नार्थ नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है गाय बछेरू, ऑप्शन बी है रोटी चपाती, ऑप्शन सी है प्रचार प्रसार और ऑप्शन डी है उर्दू फारसी। तो हमको बताना है कि कौन इसमें भिन्नार्थ नहीं है। ठीक है, भिन्नार्थ नहीं है हमको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये, तो ये होगा क्या है, रोटी चपाती। ये क्या है, ये भिन्नार्थ नहीं है। ठीक है, तो रोटी और चपाती क्या है, तो रोटी चपाती ये समानार्थी शब्द है। ये क्या है, ये भिन्न शब्द नहीं है, ये आपस में समानार्थी शब्द है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है द्विज शब्द में के अर्थ हैं। द्विज शब्द के अर्थ हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन है ब्राह्मण क्षत्रिय, ऑप्शन बी अंडज चंद्रमा, ऑप्शन सी पक्षी दात और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है, तो द्विज शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण भी होता है। ठीक है, द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, अंडज भी होता है, चंद्रमा भी होता है, पक्षी भी होता है और दांत भी होता है। ठीक है, ये क्या है, इसके अर्थ होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो द्विज का अर्थ कौन कौन से, तो ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी क्या है, द्विज के अर्थ हैं। ठीक है, अगला है पक्ष शब्द क्या है। पक्ष शब्द क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी है तत्सम, ऑप्शन सी है देशज और ऑप्शन डी है शंकर। तो पक्ष शब्द क्या है, तो पक्ष शब्द है तत्सम है। ठीक है, ये क्या है, तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक है, कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं। यहाँ पे खाली स्थान है, कर्ता लिंग के वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं। तो क्या बदल जाते हैं, तो ऑप्शन ए पारिभाषिक शब्द, ऑप्शन बी है मुहावरे, ऑप्शन सी है मुहावरे और लोकोक्तियां और ऑप्शन डी है तकनीकी शब्द। तो कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार क्या बदल जाता है, तो कर्ता लिंग वचन कारक के अनुसार क्या होता है, मुहावरा। मुहावरा जो है कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुहावरा होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे कहलाते हैं। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी है संदेहवाचक, ऑप्शन सी है संकेतवाचक और ऑप्शन डी है इच्छावाचक। तो जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विधानवाचक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि इसमें शुद्ध कौन सा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए मोहन से सहायता मुझे दी, ऑप्शन बी हो जाती है प्रेम और मोहब्बत, ऑप्शन सी है भैंस का दूध ताकतवर होता है और ऑप्शन डी है भाषण प्रधानमंत्री देता है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा भैंस का दूध ताकतवर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य का मिश्रण होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य आश्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, हमको बताना है कि वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य का मिश्रण होता है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य आश्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी मिश्रित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य का मिश्रण होता है उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य आश्रित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का आशय है। आटे दाल
का भाव मालूम होना। मुहावरे का आशय हमको बताना है कि इसका आशय क्या होगा। तो ऑप्शन ए है आकस्मिक विपत्तियों का आ जाना, ऑप्शन बी है जोखिम उठाना, ऑप्शन सी है सांसारिक कष्टों का अनुभव होना और ऑप्शन डी है हिम्मत टूट जाना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का आशय क्या होगा। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का आशय होगा सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। ठीक है, सांसारिक कष्टों का अनुभव होना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम और अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उचित क्रम में व्यवस्थित करना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या है कि प्राचीन परंपरा के अनुसार यह है सारी रात होती है, ऑप्शन बी है र है जिसमें शहर के लोग, ल है मणिपुर नृत्य में रास वह एकत्र होता है और 6 नंबर है रास का आनंद लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार हम एक एक को क्रम वाइज बैठाते हैं और पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि कौन उचित क्रम में व्यवस्थित हो रहा है। तो पहला हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन ए है, पहले ल लेंगे, फिर य लेंगे, फिर र लेंगे और व लेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर पे तो हमारा पहला ही होगा प्राचीन परंपरा के अनुसार, फिर इसके बाद ल आएगा। प्राचीन परंपरा के अनुसार मणिपुर नृत्य में रास, फिर उसके बाद यह मणिपुर नृत्य में रास सारी रात होती है। ठीक है, रास सारी रात होती है। फिर उसके बाद र जिसमें शहर के लोग, फिर वह एकत्र होकर रास का आनंद लेते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तब हमको पता चलेगा कि उचित क्रम में बैठ रहा है कि नहीं। तो पढ़ते हैं कि प्राचीन परंपरा के अनुसार मणिपुर नृत्य में रास सारी रात होती है जिसमें शहर के लोग एकत्र होकर रात का आनंद लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि इसको अगर हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें उचित वाक्य क्या है, व्यवस्थित हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हाथ के पर्यायवाची शब्द है, हाथ के पर्यायवाची शब्द हमको बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन ए हाथी, गज, कुंजर, ऑप्शन बी है भानु, रवि, दिनकर, ऑप्शन सी है हस्त, कल, कर, पानी और ऑप्शन डी है सौरभ, सुरभि, खुशबू। तो हाथ का पर्यायवाची क्या होगा, तो हाथ का पर्यायवाची होगा हस्त, कर, पाणी। ये क्या है, ये हाथ के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है गंगोदक का संधि विच्छेद होगा। गंगोदक का संधि विच्छेद हमको बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन ए है गंगा प्लस ओदक, ऑप्शन बी है गंग प्लस ओदक, ऑप्शन सी है गंगा प्लस ओदक और ऑप्शन डी है गंगा प्लस आदक। तो गंगोदक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गंगोदक का सही संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस उदक। ठीक है, ये क्या है, ये इसका सही संधि विच्छेद है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, सी वाला क्या होगा, सही होगा। बात करें कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे केशव दास ने अपनी किस कृति में रस का विमोचन किया है। केशव दास ने अपनी किस कृति में रस का विमोचन किया है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कवि प्रिया, ऑप्शन बी है रसिक प्रिया और ऑप्शन डी है रामचंद्रिका और ऑप्शन डी है विज्ञान गीत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा हमारा केशव दास ने अपनी किस कृति में रस का विमोचन किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो रसिक प्रिया में क्या है, रस का विमोचन किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है स्पिल द बीन्स का अनुवाद है। स्पिल द बीन्स का अनुवाद है। तो ऑप्शन ए रहस्य उजागर कर देना, ऑप्शन बी है समस्या को और बुरा होने से रोकना, ऑप्शन सी है रहस्य को रहस्य रखना और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो स्पिल द बीन्स का सही अनुवाद क्या होगा, तो ये होगा रहस्य को उजागर कर देना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हिमकर और मृगांक पर्यायवाची हैं। हिमकर और मृगांक पर्यायवाची हैं। हम किसका पर्यायवाची है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए हिमालय के, ऑप्शन बी है चंद्रमा के, ऑप्शन सी है हिमगंगा के और ऑप्शन डी है हिम समुद्र के। तो हिमकर और मृगांक किसके पर्यायवाची हैं, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए कठोर श्रम करना, ऑप्शन बी है बहुत कंजूस होना, ऑप्शन सी है सदा गरीबी में रहना और ऑप्शन डी है धन को तुच्छ समझना।
चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा बहुत कंजूस होना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है अजायब घर है। अजायब घर है, हमको बताना है कि अजायब घर क्या है। तो ऑप्शन ए देसी शब्द है, ऑप्शन बी विदेशी शब्द है, ऑप्शन सी तद्भव है और ऑप्शन डी है संकर शब्द है। तो अजायब घर क्या है? तो अजायब घर क्या है? ये संकर शब्द है। ठीक है, संकर शब्द है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अजायब घर संकर शब्द है। तो ये कौन कौन शब्दों से मिलकर बना है? तो ये है अजायब, अजायब और प्लस घर से मिलके बना है। अब ये बात करें कि अजायब ये कहाँ की, मतलब कहाँ से है? तो ये अरबी भाषा है और घर क्या है? ये हिंदी में है। ठीक है, तो हिंदी और अरबी मिलके क्या है? अजायब घर बना है। तो कौन सा शब्द हो जाएगा? ये संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कौन सा विकल्प विलोम युग्म है? ठीक है, कौन सा विकल्प विलोम युग्म है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए विधि न्याय, ऑप्शन बी है गुण सगुण, ऑप्शन बी है आशा अभिलाषा और ऑप्शन डी है थोक फुटकर। तो हमको बताना है कि कौन विलोम युग्म है इसमें। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि थोक और फुटकर, ये क्या है? ये विलोम युग्म है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन करना है। तो अनल आतप, अनल और आतप का अर्थ भेद हमको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए शीतल धूप, ऑप्शन बी है शीतल आग, ऑप्शन सी है आग धूप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो अनल मतलब क्या होता है? अनल, अनल मतलब क्या होता है? अनल मतलब आग होता है। और आतप मतलब क्या होता है? तो आतप मतलब होता है धूप। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? धूप। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आग धूप। अगला है तुम्हारी पुस्तक यह नहीं है वह है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? ठीक है, हमको बताना है कि वह है, वह क्या है? सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक और ऑप्शन डी है निश्चयवाचक। तो वह क्या है? वह हमको बताना है। तो वह क्या है? तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। ठीक है, हमको भाववाचक संज्ञा से उसको पूरा करना है। तो क्या है कि उसका सारा सौंदर्य उसकी, यहाँ पे खाली स्थान है में है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा इसमें भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए है आँखों, ऑप्शन बी है बालों, ऑप्शन सी है हंसी और ऑप्शन डी है मुखमंडल। तो उसका सारा सौंदर्य उसकी, उसका सारा सौंदर्य उसकी क्या है? हंसी में है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, हंसी क्या है? तो हंसी ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, हंसी क्या है? हंसी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे है वह बाजार जाएगा किस काल से संबंधित है। वह बाजार जाएगा किस काल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी है सामान्य भविष्यत काल, ऑप्शन सी है संभाव्य भविष्यत काल और ऑप्शन डी है सामान्य वर्तमान काल। तो वह बाजार जाएगा किस काल से संबंधित है? तो वह बाजार जाएगा ये क्या है? क्या है? सामान्य भविष्यत काल है। ठीक है, क्या है? सामान्य भविष्यत काल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है उच्चारण के आधार पर ग है। उच्चारण के आधार पर ग क्या है? तो हमको बताना है ओष्ठ, ऑप्शन बी है मूर्धन्य, ऑप्शन सी है तालव्य और ऑप्शन डी है कंठ। तो अगर हम ग का उच्चारण करेंगे तो ये ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तो हम बोलते हैं ग ग। तो ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ये कंठ से होता है। तो ग कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना है? ठीक है, बताना है कि कौन सा शब्द है जो ओड़ा प्रत्यय से बना है। तो ऑप्शन ए हथौड़ा, ऑप्शन ए हसोड़ा, ऑप्शन सी है हसोड़ा और ऑप्शन डी है सोडा सोड और ऑप्शन डी है सोडा। तो ओड़ा प्रत्यय से बना हुआ कौन सा शब्द है इसमें? तो ओड़ा शब्द से बना हुआ हमारा कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी सही होगा। यहाँ पे गलत हो गया है, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा हाँ सोडा। ठीक है, तो अगर इसका हम क्या है, इसको हम अगर अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, हंस प्लस ओडा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है हमको बताना है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है निर्देश प्रश्न संख्या 36 से चालित निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों का सही विकल्प चयन कीजिए। तो क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि 36 नंबर की मदर टेरेसा कहाँ पहुंची, मदर टेरेसा कहाँ पहुंची। तो ऑप्शन है एक कपड़े की दुकान पर, ऑप्शन बी है एक अमीर व्यापारी की दुकान पर, ऑप्शन सी एक अमीर मजदूर की दुकान पर और ऑप्शन डी एक सामग्री की दुकान पर। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं और इसका उत्तर देते हैं। तो मदर टेरेसा एक सच्ची सेविका थी। एक बार मदर टेरेसा कुष्ठ रोगी से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए कोलकाता में दुकान जाकर चंदा एकत्र कर रही थी। इसी सिलसिले में मदर एक अमीर व्यापारी की दुकान पर पहुंची। ठीक है, तो मदर टेरेसा कहाँ पहुंची, तो यहाँ पे है कि एक अमीर व्यापारी के दुकान पर पहुंची। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक अमीर व्यापारी के दुकान पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी अगला क्वेश्चन कि मदर टेरेसा ने व्यापारी के आगे हाथ फैलाकर क्या कहा, मदर टेरेसा ने व्यापारी के आगे हाथ फैलाकर क्या कहा। तो ऑप्शन है कुष्ठ रोगी से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करें, ऑप्शन बी है उनके भाई के लिए कुछ देने की कृपा करें, ऑप्शन सी है बच्चों के लिए कुछ देने की कृपा करें और ऑप्शन डी वृद्धों के लिए कुछ देने की कृपा करें। तो चलिए गद्यांश देखते हैं। तो गद्यांश क्या है, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वो एक अमीर व्यापारी की दुकान पर पहुंची जो अपनी दुकान पर बैठे बैठे पान चबा रहा था। जब मदर ने उस व्यापारी के आगे अपना सीधा हाथ फैलाकर कहा कि कुष्ठ रोगी से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करें। तो यहाँ पे क्या दिया है कि हमारा क्वेश्चन था कि मदर टेरेसा ने हाथ फैलाकर क्या कहा। तो यहाँ पे उसका आंसर मिल रहा है कि मदर टेरेसा ने हाथ फैलाकर कहा कि कुष्ठ रोग से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करें। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कुष्ठ रोगी से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है मदर टेरेसा कौन थी, मदर टेरेसा कौन थी। तो ऑप्शन ए एक सच्ची नायिका, ऑप्शन बी एक सच्ची मित्र और ऑप्शन डी एक सच्ची सेविका और ऑप्शन डी एक सच्ची कलाकार। तो क्या है कि मदर टेरेसा क्या थी, तो आप गद्यांश से यहाँ तक और आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कृपा करें, तब व्यापारी ने मदर टेरेसा के सीधे हाथ पर पान की पीक ठोक दी। इस पर मदर टेरेसा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने तुरंत अपना सीधा हाथ पीछे करते हुए कहा यह तो मेरे लिए हो गया और फिर अपना बायां हाथ आगे फैलाकर कुछ फैलाते हुए अत्यंत प्यार से बोली, अब कृपा कर मेरे कुष्ठ रोगी भाइयों के लिए कुछ देने का कष्ट करें। उस पर व्यापारी ने सोचा भी नहीं था कि किसी के हाथ पर थूकने के बाद भी वह बिल्कुल विचलित और क्रोधित नहीं होगी और उल्टा अपना प्यार प्रदर्शित करेगा। वह तुरंत मदर के चरणों में गिर गया और अपने किए की माफ़ी मांगी और उसके बाद मदर टेरेसा की सहायता की। तो क्या है यहाँ पे था कि मदर टेरेसा एक सच्ची सेविका थी। क्या थी, सच्ची सेविका थी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मदर टेरेसा क्या थी, तो मदर टेरेसा एक सच्ची सेविका थी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है व्यापारी किसके चरणों में गिर पड़ा, व्यापारी किसके चरणों में गिर पड़ा। तो ऑप्शन ए गुरु के, ऑप्शन बी मुनि के, ऑप्शन सी भिखारी के और ऑप्शन डी मदर टेरेसा के। तो हमने गद्यांश में यहाँ पे पढ़ा कि मदर टेरेसा क्या है, वह तुरंत मदर के चरणों में गिर पड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इस अनुच्छेद से क्या सीख मिलती है, इस अनुच्छेद से क्या सीख मिलती है। तो ऑप्शन ए हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, ऑप्शन बी हमें किसी भी परिस्थिति में
नहीं माननी चाहिए। ऑप्शन सी, हमें किसी भी परिस्थिति में सीख नहीं माननी चाहिए। और ऑप्शन डी, हमें किसी भी परिस्थिति में हार जीत नहीं माननी चाहिए। तो इस अनुच्छेद से हमको क्या सीख मिला है वो हमको बताना है। तो क्या होगा कि इस अनुच्छेद से हमको यह सीख मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में क्या है, हार नहीं मानना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए, उससे खाना नहीं खाया गया। ऑप्शन बी, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ऑप्शन सी है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। और ऑप्शन डी है, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। तो हमको बताना है कि किस में कर्मवाच्य नहीं है। तो किस में कर्मवाच्य नहीं है? तो बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें क्या है, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? ठीक है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। ऑप्शन बी, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था। और ऑप्शन डी, बालक पतंग उड़ा रहा था। और ऑप्शन डी, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस हंस रहे थे। तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है कि बालक पतंग उड़ा रहे थे, इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, बालक पतंग उड़ाते थे, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, वीर रस के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है? वीर रस के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए, युद्धवीर। ऑप्शन बी है धर्मवीर। ऑप्शन सी है कर्मवीर। और ऑप्शन डी है दानवीर। तो वीर रस के भेदों में कौन शामिल नहीं है इसमें? तो कर्मवीर क्या है, ये वीर रस के भेद में शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह कहलाता है। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद को जोड़ता है वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है संबंध बोधक। ऑप्शन बी है विस्मयादि बोधक। ऑप्शन सी है समुच्चय बोधक। और ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वो क्या कहलाता है? तो वो समुच्चय बोधक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो ऑप्शन ए बरवय। ऑप्शन बी चौपाई। ऑप्शन सी सोरठा। और ऑप्शन डी छप्पय। तो किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो छप्पय में क्या होते हैं, 6 चरण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन ए प्रतीप। ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा। ऑप्शन सी उपमा। और ऑप्शन डी अन्वय। तो जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे अन्वय अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन ए दुर्भी संधि। ऑप्शन बी है छद्म संधि। और ऑप्शन डी है कूट संधि। और ऑप्शन डी है दुष्ट संधि। तो बुरे भाव से की गई संधि क्या कहलाती है? तो बुरे भाव से की गई संधि क्या है? दुर्भी संधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, बखूबी में कौन सा समास है? बखूबी में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव। ऑप्शन बी है द्वंद्व। ऑप्शन सी है तत्पुरुष। और ऑप्शन डी है कर्मधारय। तो बखूबी में कौन सा समास होगा? तो बखूबी का अगर समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा, बखूबी का समास विग्रह होगा खूबसूरती से। खूबसूरती से। तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? सॉरी, कौन सा समास होगा? तो ये होगा अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, केतु का पर्यायवाची नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए झंडा। ऑप्शन बी पताका। ऑप्शन सी है निशान। और ऑप्शन डी है ग्रह। तो केतु का पर्यायवाची कौन नहीं है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रह क्या है, ये केतु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जो प्राप्त न हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जो प्राप्त न हो
के लिए हमको एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए अत्यंत, अन्य, अन्युलाभ्य, ऑप्शन बी है अलभ्य, ऑप्शन सी है विलाभ्य और ऑप्शन डी है आलभ्य। तो जो प्राप्त न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो प्राप्त न हो उसके लिए होगा अलभ्य। ऑप्शन सी सही हो, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को